बांग्लादेश में कलावा देखकर हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है। थाने के भीतर से हिंदुओं को निकालकर मार दिया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ मस्जिद से फतवे जारी किए जा रहे हैं। हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने का फरमान भी जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हिंदू एक बार फिर खतरे में नजर आ रहे हैं। कट्टरपंथी मासूम बच्चों तक को नहीं बख्श रहे हैं। 7 साल की मासूम को जिंदा जला दिया गया है। अगले कुछ घंटे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों खतरनाक होने वाले हैं, इस रिपोर्ट में समझते हैं। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने का फतवा जारी हो गया। बांग्लादेश में कलावा देखकर हिंदुओं की पिटाई की जा रही है। हिंदुओं को थाने से निकालकर उनकी हत्या की जा रही है। लाउडस्पीकर के जरिए मस्जिद से हिंदुओं के खिलाफ ऐलान किए जा रहे हैं। भारत के खिलाफ कट्टरपंथियों की भीड़ जहर उगल रही है। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না। আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश में हिंदू नाम उनकी पहचान जानलेवा हो चुकी है। अगर हाथ में कलावा दिखा तो हमला हो सकता है, जान तक जा सकती है। हाथ में कलावा देखा तो जिहादी भीड़ ने घेर लिया, नाम पूछा तो देशद्रोही करार दे दिया। ये गोविंदा विश्वास है, ढाका में रिक्शा चलाता है, बहुत ही गरीब परिवार से है। हर रोज की तरह गोविंदा रिक्शा लेकर निकला था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बांग्लादेश बदल चुका है। बांग्लादेश में कलावा बांधना मना हो चुका है। कलावा बांधने से क्या हो सकता है, जान कैसे खतरे में पड़ सकती है, ये पूरे बांग्लादेश ने देख लिया। हजारों की भीड़ घेरे हुए, कुछ लोग युवक को पीट रहे हैं। मौके पर सेना और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। बावजूद इसके कट्टरपंथी उसे खींच रहे। वहीं पुलिस वाले हिंदू युवक को पकड़े हुए हैं। बांग्लादेश में हर एक हिंदू खतरे में, चाहे वो ढाका में हो या बांग्लादेश के किसी भी कोने में। रिक्शा चालक सर इससे पहले जिहादियों ने ढाका के पास मैमन सिंह में 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला था। दीपू की हत्या के बाद उसके शव को पेड़ पर लटकाकर उसमें आग लगा दी थी। कट्टरपंथी जमातियों की भीड़ अब चुन कर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रही है। एंटी इंडिया माहौल बनाकर हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। दीपू दास की हत्या को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को लेकर अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पूछा है कि जब दीपू दास पुलिस की कस्टडी में था तो फिर उसे कैसे दंगाइयों ने लिंच करके मौत के घाट उतार दिया। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दीपू दास पुलिस थाने के अंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। मौत से कुछ देर पहले दीपू दास उन लोगों से बात कर रहा है जो पुलिस की वर्दी में है। इस वीडियो में दीपू नीले रंग की फुल स्लीव स्वेटशर्ट और ट्राउजर पहने हैं और वो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके आसपास पुलिस वाले खड़े हैं। वहीं थाने के बाहर बड़ी तादाद में कट्टरपंथी मौजूद हैं।
तस्लीमा नसरीन का कहना है कि जब दीपू दास पुलिस की हिरासत में था तो फिर वो कट्टरपंथियों के पास कैसे पहुंच गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस हत्या के दोषियों को आखिर न्याय के कटघरे में लाएगा कौन। जिस निर्मम और बर्बर तरीके से कट्टरपंथियों ने दीपू दास को मारा, उससे एक बार फिर बांग्लादेश की असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ गई। इस मर्डर केस में मेमनसिंह रैपिड एक्शन बटालियन ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। आरएबी के मुताबिक कट्टरपंथियों ने गरीब दीपू दास को ईश निंदा के आरोप में मारा है। हालांकि अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जब दीपू दास पुलिस की कस्टडी में था तो उसे कट्टरपंथियों के हवाले क्यों किया गया। जिहादियों ने हिंदू पत्रकार सुशांत दास गुप्ता के घर पर भी हमला किया है। माइक से नाम लेकर हिंदू पत्रकार सुशांत दास गुप्ता के घर पर हमला करके लूटपाट की गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बांग्लादेश में मासूमों को जिंदा जलाया जा रहा। बांग्लादेश में आजादी के निशान मिटाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में आईएसआईएस के झंडे लहरा रहे हैं। दंगाइयों ने लक्ष्मीपुर सदर में 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाकर मार डाला। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता का घर फूंक दिया। दंगाइयों ने पहले बाहर से घर का दरवाजा बंद किया, उसके बाद चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर घर को आग के हवाले कर दिया। जब ये हमला हुआ उस वक्त भवानीगंज यूनियन बीएनपी के संयुक्त संगठनात्मक सचिव बेलाल हुसैन अपनी 3 नाबालिग बेटियों के साथ घर में ही मौजूद थे। एक बेटी जिसकी उम्र 7 साल थी, उसकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि बीएनपी के नेता की 2 बेटियां 50% से ज्यादा झुलस गई। ঘরের চারপাশে দিয়ে আগুনটা লাগে গেছে, খালি দক্ষিণ পাশটা বাকি আছে একসাথে, মানে আধা মিনিটের ভিতরে। ঘটনা তদন্তে এরই মধ্যে মাঠে নেমেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে নাশকতা কিনা। তদন্তক্রমে আমরা হয়তো সিদ্ধান্তে যেতে পারবো বা মূল বিষয়টি উদ্ঘাটন করতে পারবো। গুরুতর দগ্ধ 2 শিশুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে। লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বেলাল। बीएनपी नेता बिलाल हुसैन की हालत भी गंभीर बनी हुई। उनका लक्ष्मीपुर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों को गंभीर हालत में ढाका भेजा गया। আগুন লাগিয়েছে বলতো আমরা দেখছি, যে আমরা দেখছি অর্ধেক জ্বলে, অর্ধেক জ্বলছে, আমরা দেখছি। এই ঘটনাকে আমরা তীব্র নিন্দা করি এবং সঠিকভাবে তদন্ত করে খুঁজে বের করতে পারে এবং যে এই ঘটনাটা ঘটাইছে তাকে যেন আনতে পারে। बांग्लादेश में आने वाला समय वहां के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं पर बेहद भारी पड़ने वाले हैं। ढाका में भारत विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी को दफनाने के बाद जिहादी खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। शाम तक की डेडलाइन सेट की गई है। अगर पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ती है तो बांग्लादेश में फिर बवाल मचेगा और सबसे आसान टारगेट हिंदू बनेगा। उस्मान हादी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा कट्टरपंथी जमात को हो रहा है। हादी की मौत के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई। अब ये जमात अपने सियासी विरोधियों को टारगेट करने में जुट गए। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। कल हादी के जनाजे के बाद कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की नेशनल पार्लियामेंट पर हमला कर दिया था। हजारों की तादाद में इस्लामिक कट्टरपंथी नेशनल पार्लियामेंट में घुस गए। ये लोग बांग्लादेश में अब शरिया कानून की मांग कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की नेशनल पार्लियामेंट में तोड़फोड़ और जमकर लूटपाट की। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान पुलिस के जवान कट्टरपंथियों को रोकने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन कट्टरपंथी नेशनल पार्लियामेंट में घुस गए और तोड़फोड़ की। उस्मान हादी के अंतिम संस्कार में लाखों लोग पहुंचे थे।
इनमें इनकलाब मंच के साथ साथ जमात के लोग भी शामिल थे। उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के बाद इन लोगों ने एक बार फिर से तोड़फोड़ और आगजनी करने की कोशिश की। भीड़ ने ढाका विश्वविद्यालय के शेख मुजीबुर रहमान हॉल के यूनियन मेन गेट पर लगी नेम प्लेट को मिटाकर उसकी जगह उस्मान हादी हॉल लिख दिया। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव का ऐलान किया गया है। मोहम्मद यूनुस खुलकर जमाते इस्लामी के पक्ष में खड़े हैं। कट्टरपंथियों ने पहले शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। इस बार सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 25 दिसंबर को वापस बांग्लादेश आने वाले। उससे पहले ही उस्मान हादी की हत्या हो गई और कट्टरपंथी फिर से सड़क पर उतर गए। अब बीएनपी समर्थकों की हत्या हो रही। जमाते इस्लामी को बीएनपी और अवामी लीग का डर है। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि या तो बांग्लादेश में चुनाव टल जाए या फिर जमाते इस्लामी की मदद से इस्लामिक सरकार बने और वो राष्ट्रपति बन जाए। बांग्लादेश में इस सियासी खेल में निशाने पर हिंदू आ गए। नाम पहचान पूछकर उनकी पिटाई की जा रही है, हत्या हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देख रही है। बांग्लादेश और इंडिया में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को जला रहे हैं। पुलिस और सेना वाले कट्टरपंथियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। यूपी में जो कानून को हाथ में ले रहा है, जो जितना बड़ा गुंडा बन रहा है, उसे उतनी बड़ी सजा मिल रही है। शनिवार की रात यूपी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए। इस एनकाउंटर में गोलियां पैर पर नहीं, सीधे क्रिमिनल के सीने में लगी हैं। यूपी में अब एक नया रूल बनता दिख रहा है। बड़ा बदमाश साफ होगा और छोटा बदमाश हाफ होगा। शनिवार की रात यूपी में कैसे बदमाशों पर भारी पड़ी है यह रात, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। नाम सिराज अहमद, काम चोरी, डकैती, लूट और हत्या। इनाम 1 लाख रुपए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस अपराधी को देख रहे हैं, ये वही बदमाश है जिसने यूपी से लेकर हरियाणा तक अपराध का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं होता, और यूपी में तो सीएम योगी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो अपराधी गुनाह के रास्ते पर चलेगा उसका जहन्नुम पहुंचना तय है। अब सिराज अहमद ने चेतावनी को अनसुना किया तो यूपी एसटीएफ ने उसका काम तमाम कर दिया। सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके में बीती देर रात एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली, जहां एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी और हत्या के मामले में वांछित सिराज अहमद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। खुफिया इनपुट के आधार पर एसटीएफ को सूचना मिली थी कि सिराज अहमद पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सहारनपुर पहुंचा है और किसी नई आपराधिक वारदात की फिराक में, जिसके बाद एसटीएफ ने इलाके में घेराबंदी की। खुद को घिरता देख सिराज ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई हुई और सिराज गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सिराज की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सिराज पर 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या की कोशिश और रासुका जैसी गंभीर धाराएं शामिल। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। वाईफाई डोंगल, बाइक और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। सहारनपुर के साथ ही बुलंदशहर में भी खाकी के आगे एक और अपराधी का खेल खत्म हो गया। बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके में जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश को रोकने पर उसने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद खाकीधारियों ने फौरन बदमाश का पीछा किया और मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर मारा गया। अपराधी आजाद मेरठ का रहने वाला था और बुलंदशहर में हुई लूट की वारदात में वांटेड था। पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। आजाद पर लूट, चोरी और डकैती जैसे गंभीर मामलों में 47 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और पुलिस ने इस बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था।
आज इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभियुक्त का नाम आजाद उर्फ पीटर उर्फ जुबैर है, जो लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। इसके बारे में जो अभी आरंभिक जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक इस पे 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो जनपद मेरठ, हल्द्वानी, बिजनौर, गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़, बुलंदशहर और जौनपुर जनपदों से संबंधित हैं। यह अभियोग डकैती के, लूट के, चोरी के और गैंगस्टर जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित हैं। बलिया में भी योगी की फोर्स का एक्शन देखने को मिला, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस वक्त आप जिन बदमाशों को लंगड़ाते हुए देख रहे हैं, ये वही बदमाश हैं जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी, क्योंकि ये बदमाश आयुष यादव उर्फ राहुल यादव हत्याकांड के गुनहगार हैं। 13 दिसंबर 2025 को थाना उभाव के अंतर्गत आयुष यादव उर्फ राहुल यादव की हत्या करना इन्होंने स्वीकार किया। जो राहुल वर्मा है ये मुखबरी करता था। इसका भाई रोहित, जो पूरा रोहित वर्मा, साथ में पवन सिंह और राज वर्मा और रॉबिन सिंह ने जो षड्यंत्र किया था, जिसके द्वारा ये दिलीप यादव, नीतीश यादव और सतीश यादव जो थाना भीमपुरा के रहने वाले हैं, ये शूटर हैं, इनके द्वारा घटना आयुष का हत्या की गई थी। लेकिन ये बदमाश इतनी आसानी से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, क्योंकि जब पुलिस की टीम इनको पकड़ने पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। लेकिन पुलिस ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद बलिया पुलिस ने इन अपराधियों को धर दबोचा। उसमें एक व्यक्ति भागता हुआ अंदर जाता है, चिल्लाता है कि पुलिस को मारो, पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस ने तत्काल इन बदमाशों को चेतावनी देते हुए बताया कि आप लोग घिर चुके हैं और अपना सरेंडर कर दो। इसी क्रम में बदमाशों के द्वारा सरेंडर ना करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तत्पश्चात पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया, जिसमें बाद में मौके पर पहुंचे देखा तो उसमें 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के पास से 2 कार, 2 बाइक और तमंचा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 5वें अपराधी को भी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जो एनकाउंटर वाली जगह से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार हो गया। इसी दौरान जो दूसरा 5वां बदमाश जो भाग रहा था, पुलिस टीम के द्वारा घिरकर पकड़ा गया है। पूछताछ में इसने अपना नाम आनंद वर्मा, जो ग्राम डुमरी, थाना रामपुर, मऊ का रहने वाला है। ये अभी जो आनंद के द्वारा बताया गया कि जो ये साजिश कर शूटरों को जो उपलब्ध कराया गया है, ये बीच की कड़ी है। वहीं इस एनकाउंटर से चंद घंटे पहले आयुष उर्फ राहुल यादव हत्याकांड के मुख्य गुनहगार रॉबिन सिंह ने सरेंडर कर दिया था। शनिवार रात को रॉबिन सिंह ने मऊ कोतवाली में पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। 13 दिसंबर को आयुष हत्याकांड के बाद से पुलिस की टीम उसे ढूंढ रही थी। हालांकि जब पुलिस ने अपराधी पर नकेल कसी तो उसकी हेकड़ी निकल गई और उसे समझ में आ गया कि अब वो पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता, इसलिए वो खुद को फर्जी केस में फंसाने का राग अलापने लगा और तो और पुलिस पर ही उसे प्रताड़ित करने का रोना रोने लगा। क्या नाम है? मेरा नाम रॉबिन सिंह है। फर्जी केस में मुझे फंसाया जा रहा है, इसका एविडेंस मेरे पास है। पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किए जाने के कारण मैं एसपी महोदय के कहने पे और बड़े अधिकारियों के कहने पे मैं कोतवाली हाजिर हो रहा हूँ और अपनी जांच की विषय है। पुलिस अपनी जांच करे।
सहारनपुर हो, बुलंदशहर हो या बलिया हो, इन तीनों कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का रास्ता अब बंद है। योगी सरकार की पुलिस फोर्स लगातार एक्शन में है और अब यूपी के किसी कोने में अपराधियों के पास कानून और खाकी से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दिसंबर में दिल्ली की सर्दी सताने लगी है। मौसम इतना ठंडा हो गया है कि हिल स्टेशन की ठंड फेल हो गई है। दिल्ली में पहाड़ों की रानी मसूरी, शिमला और नैनीताल से भी ज्यादा सर्दी इस वक्त पड़ रही है। दिसंबर में अभी कोल्ड का ट्रेलर दिखा है। जनवरी में सर्दी का सितम और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यूपी के दूसरे जिलों में भी जबरदस्त शीतलहर चल रही है। अयोध्या से लेकर वाराणसी तक मौसम का मिजाज कैसा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली मसूरी से ज्यादा ठंडी हो गई है। दिल्ली में तापमान मसूरी से भी कम हो गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.1 और मसूरी में सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में शिमला से ज्यादा सर्दी पड़ रही है। दिल्ली की सर्द हवाएं शिमला से ज्यादा कंपकपा रही हैं। दिल्ली में न्यूनतम पारा 7 डिग्री से कम है तो शिमला में अभी भी सबसे कम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा है। दिल्ली की सर्दी नैनीताल से भी ज्यादा कपाने वाली है। दिल्ली की तुलना में नैनीताल का टेम्परेचर करीब 2.5 डिग्री अधिक है। पूरा उत्तर भारत इस समय कोहरे और शीतलहर की चपेट में है, मगर राजधानी दिल्ली में इस बार पहाड़ों से ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अभी अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में इस समय तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर सुबह 11 बजे की हम बात करें तो दिल्ली में 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है तापमान। वही स्थिति नोएडा की है, यानी शिमला और मसूरी से ज्यादा ठंड इस बार दिल्ली में पड़ रही है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं दिल्ली, नोएडा, एनसीआर की, तो आपको कहीं से कहीं तक सूरज की एक भी रोशनी नजर नहीं आएगी। दिल्ली वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली पहाड़ों से ज्यादा ठंडी होने लगी है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सर्दी का पहला दिन है। दिल्ली इस बार ठंड का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 2 दिन के भीतर दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा होगा। इसके बाद टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, यानी जनवरी शुरू होते होते दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में हिल नहीं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में सर्दी हिल स्टेशन वाली होने लगी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के दिन और रात दोनों बेहद ठंडे रहेंगे। बादल छाए रहने और धुंध की वजह से धूप भी नहीं निकल रही है। घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली में लोगों के लिए अलाव सहारा बनी है। विजिबिलिटी बेहद कम है। पूरी दिल्ली एनसीआर ठंड से कंपकपा रही है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन का मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी। चारों तरफ कोहरा रहेगा। घना कोहरा रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। वहीं एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये शायद ला नीना इफेक्ट है, या फिर दिल्ली में प्रदूषण के कारण जो आसमान में नमी बनती है उसके कारण सूरज की रोशनी दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है। इस कारण पहाड़ों से ज्यादा दिल्ली में इस बार ठंड बनी हुई है। इस समय हम अगर खड़े हैं तो हमें भी ठंड महसूस हो रही है। एक ठंडी हवा आपके चेहरे की तरफ आ रही है जो एहसास करा रही है कि इस बार दिल्ली में शिमला और मसूरी से ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम का जो मिजाज दिल्ली में दिख रहा है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में शुरू होने वाला है। दिल्ली में कुतुब मीनार कोहरे से गायब हो चुका है, तो आगरा का ताजमहल भी पर्यटकों को मायूस कर रहा है। पर्यटक ताजमहल का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। ताजमहल कोहरे में लापता हो गया है। आगरा में न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम 18 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड से ठिठुरते पर्यटक घंटों तक धूप निकलने और कोहरा छटने की आस लगाए बैठे रहे, मगर सूरज पूरे दिन नहीं निकला। ताजमहल को लेकर मुझे यही कहना है कि अब 2-3 दिन से तो ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा था, पर हल्का सा आज दिखाई दे रहा है। और देखो, आशा करते हैं शायद आगे मौसम और साफ हो जाएगा तो शायद पूरा दिखाई दे, लेकिन फिलहाल तो अभी धुंधला सा ही दिखाई दे रहा है, पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ पर रोजाना टहलने आता हूँ
हाँ, अब 2-3 दिन तो हो गए, बारिश की हो रही थी, कोहरा बहुत घना था, तो इसलिए ताजमहल के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज हल्की सी झलक नजर आ रही है, पूरा साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। रविवार को अयोध्या यूपी का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। हालांकि शीतलहर से राम भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा। इस मौसम में भी 1 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, वाराणसी भी शिमला, सिलीगुड़ी, कटरा और धर्मशाला से ठंडा रहा। यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवाओं ने मौसम को और बर्फीला बना दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भी बनारस के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। नया साल आने में बस कुछ दिन बाकी हैं। न्यू ईयर पर अक्सर लोग जश्न मनाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन अगर आप भी इस बार नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। 24 घंटे से सोनमर्ग की तस्वीरें ऐसे बदल गई हैं। 24 घंटे के अंदर गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से पट गया है। 24 घंटे में लेह लद्दाख भारी बर्फबारी से ढक गया। सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग और तुलैल से लेकर लेह लद्दाख तक हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। मौसम ने व्हाइट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 24 घंटे में बर्फबारी शुरू हुई और अगले 24 घंटे में यह बर्फबारी भारी मुसीबत बनने वाली है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से शहर बर्फ की चादर से ढक गया। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी रहने के चलते श्रीनगर शहर और डल झील घने कोहरे की चपेट में आ गई। भारी बर्फबारी का सबसे बड़ा असर पड़ा है लाइफ लाइन कहे जाने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर, जहां कई जगहों पर सड़कें बर्फ से पटी नजर आई। इधर बांदीपोरा और गुरेज वैली में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाके 5 से 6 इंच बर्फ की सफेद चादर में पटे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने अगली सूचना तक रोड को बंद कर दिया है। पहाड़ों पर जिंदगी थम सी गई है। कई इलाकों में तापमान माइनस में जा चुका है, जबकि इस जगह भारी बर्फबारी से रास्ते बंद है। खबर है कि ऊपरी इलाके में कुछ गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। इसके बाद बीआरओ की टीमें रास्ता खोलने में जुट गई हैं। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया ये बर्फबारी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही है। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे के लिए बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। लेह लद्दाख के कई इलाके भी बर्फ की मोटी चादर में लिपटे हैं, जिसके बाद स्कूल बंद है, बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित है और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। मौसम विभाग ने हिमाचल में भी बर्फबारी की आशंका जताई है। लोगों से पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। सुरक्षित यात्रा के लिए निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा। ऐसे में उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में पारा और लुढ़कने की आशंका जताई गई है। यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में सर्द हवाओं की ठिठुरन बढ़ने वाली है। कुदरत के इस सफेद कहर की अभी बस शुरुआत हुई है। पहाड़ों पर व्हाइट इमरजेंसी की चुनौती को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहरहाल ये साल खत्म होने में अभी 10 दिन का वक्त है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। ऐसे में 2026 की शुरुआत भी भारी बर्फबारी के साथ होने वाली है। दुनिया के ऊपर 7वें युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा खुला है। सीरिया में अमेरिका ने भीषण तबाही मचाई है। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका, ओमान ने हमले कर दिए हैं। सीरिया में टर्की के शिपमेंट पर बमबारी कर नेतन्याहू ने सीधे सीधे एर्दोगन को ललकारा है। इस हफ्ते की शुरुआत में पुतिन ने 4 शिप्स उड़ा दिए थे। काले सागर से शुरू हुई समंदर की लड़ाई
अब भूमध्य सागर तक पहुंच गई है, जहां चीनी तेल टैंकर को ड्रोन अटैक में उड़ा दिया गया है। वहीं पुतिन ने मॉस्को में बैठे बैठे यूक्रेन की राजधानी में रूस का झंडा फहरा दिया है। पुतिन ने यूरोपियन यूनियन को भी अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। क्या दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने 3 का बदला 70 से लिया। आईएसआईएस ने अमेरिका के 3 मारे। अमेरिका ने उनके 70 अड्डे जला दिए। अमेरिका ने चुन चुनकर रात भर दुश्मनों पर बारूद बरसाया। सीरिया में अमेरिका के हमले से कोहराम मचा हुआ है। इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया के आतंकियों को सपोर्ट देने वाले भी बेचैन हैं, क्योंकि अमेरिका का हमला तो अभी शुरू हुआ है। यह तो हमले की पहली रात है। अमेरिका जब युद्ध शुरू करता है तो बार बार पलट कर आता है। केवल आतंकियों के अड्डों पर ही बम नहीं गिराता, उन्हें सुरंगों से, पहाड़ों से, बिलों से निकालकर मारता है। इजराइल जब दुश्मनों पर अटैक करता है तो सिर्फ मारता नहीं, मिटाकर ही दम लेता है। बीती रात सीरिया पर डबल नहीं, ट्रिपल अटैक हुआ है। अमेरिका के साथ साथ इजराइल और जॉर्डन ने भी मारा है। इजराइल ने सीरिया में तुर्की के शिपमेंट को उड़ाकर नया वॉर फ्रंट खोला है। यह शिपमेंट तुर्की से हथियार लेकर सीरिया पहुंचा था। सीरिया के हमा शहर में हथियारों की डिलीवरी से पहले मोसाद ने ऑपरेशन कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने तबाही मचा दी। शिपमेंट में इतना बारूद गिराया कि गोला बारूद, ड्रोन और हथियारों से लदा शिपमेंट जलकर बर्बाद हो गया। मिडिल ईस्ट में अब सीरिया, गाजा, लेबनान 3 नए वॉर फ्रंट धधक रहे हैं। इस लड़ाई में भारत के दुश्मन तुर्की के एर्दोगन बुरी तरह से फंस गए हैं। इधर इजराइल ने तुर्की के शिपमेंट को सीरिया पहुंचने से रोकने के लिए मारना शुरू कर दिया है। उधर ब्लैक सी में रूस मार रहा है। एर्दोगन के शिप ना तो सीरिया पहुंच पा रहे हैं और ना ही यूक्रेन पहुंच पा रहे हैं। दुनिया में युद्ध खत्म कराते कराते ट्रंप खुद युद्ध में कूद गए हैं। लड़ाई आईसिस के खिलाफ शुरू हुई है। कब ये ईरान तक पहुंच जाएगी, कोई नहीं कह सकता। अमेरिका मिडिल ईस्ट में जब भी युद्ध शुरू करता है तब कोई ना कोई सरकार जो अमेरिकी हितों के खिलाफ है वो इसकी चपेट में आती ही आती है। अमेरिका ने एक रात में इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया के 70 बड़े अड्डों पर हमला बोला है। सीरिया में आईसिस के गढ़ देर एज जोर और रक्का में हवाई हमले किए हैं। ये ग्रामीण इलाके हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में पलमायरा में भी बम गिराए हैं। अमेरिकी फाइटर जेट ने पलमायरा के अल अमौर क्षेत्र में जमकर आग बरसाई है। सीरिया में 100 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका ने भारी बमबारी की है। दुश्मन से बदला लेने का अमेरिका का अपना कानून और अपना वसूल है। खून का बदला खून। तेरह दिसंबर को सीरिया में 2 अमेरिकी सैनिकों, सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोआर और सार्जेंट विलियम नाथानियल हावर्ड की हत्या कर दी गई थी। उनके साथ अमेरिकी सेना के लिए दुभाषिए का काम करने वाला एक सीरियाई भी मारा गया था। एक ही रात में सीरिया के 6 इलाकों में जो बारूद बरसाया गया है वो उसी का बदला है। अमेरिका ने इस हमले के लिए आईसिस को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि आईसिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। We hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration.
I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly, and we are restoring peace through strength all over the world. अमेरिका 3 का बदला 300 से लेकर मान जाएगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका तब तक मारेगा जब तक वो सीरिया में आईसिस को सपोर्ट करने वाली ताकतों तक नहीं पहुंच पाता। ट्रंप कितना गुस्से में है, इसका अंदाजा हमले में इस्तेमाल फाइटर जेट से लगा सकते हैं। अमेरिका ने F-16 से हमला किया, जो जॉर्डन से उड़कर सीरिया पहुंचे और बम गिराकर वापस लौट गए। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट से आईसिस के अड्डे ध्वस्त किए। F-15 ईगल जैसे फाइटर जेट भी अमेरिका ने इस्तेमाल किए। हिमार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका से पहले यहां इजरायल ने पैनिक बटन दबा दिया है। लेबनान में लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। इजरायल हिजबुल्लाह और हमास के एक अड्डे को विध्वंसक हमलों से तबाह कर रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट में एक साथ हमास, हिजबुल्लाह और आईसिस को नेस्तोनाबूद करने का नया मिशन शुरू हो गया है। गाजा में रेड लाइन क्रॉस कर इजरायल ने फिर हमला किया है। यह हमला एक स्कूली इमारत पर हुआ, जहां बड़ी संख्या में वो रिफ्यूजी ठहरे हैं, जिनके घर हमास इजरायल की लड़ाई में ध्वस्त हो चुके हैं। इजरायल का दावा है कि यहां हमास के आतंकी छुपे थे। इस हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। वो हमास से जुड़े थे या हमास के समर्थक थे, इसकी जांच चल रही है। वहां रह रहे एक परिवार ने कहा, इजरायली हमले के बाद वहां चारों तरफ शव बिखरे पड़े थे। मैं अपने पोते के साथ बैठा था। पहला गोला गिरा और हम पर बहुत ज्यादा मलबा गिरा। मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की। उसके सिर में चोट आई थी और टाके लगाने पड़े। चारों ओर शरीर के अवशेष बिखरे पड़े थे, पैर, हाथ और सिर। चलते समय मेरा पैर भी अवशेषों पर पड़ गया। अमेरिका का एक और युद्ध उनके घर के बिल्कुल पास चल रहा है। समंदर में वेनेजुएला को डराने के लिए ट्रंप जमकर हमले करा रहे हैं। वेनेजुएला की ट्रंप ने चारों तरफ से घेराबंदी करा दी है। अब मादुरो का कोई तेल टैंकर समंदर में नहीं निकल सकता। मादुरो अब चीन को तेल नहीं बेच सकते। अमेरिका के सबसे घातक डिस्ट्रॉयर और नेवल शिप वेनेजुएला के आसपास तैनात हो चुके हैं। ट्रंप तब तक वेनेजुएला को नहीं छोड़ेंगे जब तक मादुरो उनकी डिमांड नहीं मान लेते। ट्रंप का कहना है कि उनकी एक डिमांड मादुरो को अच्छी तरह से पता है। वेनेजुएला तेल कुएं अमेरिकी कंपनियों को सौंप दे, सोने की खदानें सौंप दे, रेयर अर्थ मेटल अमेरिका को दे दे। ट्रंप वेनेजुएला पर फंदा कस चीन को मिलने वाले सस्ते तेल पर स्ट्राइक करना चाहते हैं। पहली बार भूमध्य सागर में चीन के एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है। यह टैंकर तेल लेकर भूमध्य सागर के न्यूट्रल वाटर में था, तभी इस पर ड्रोन अटैक हुआ। चीनी टैंकर रूस से तेल लेकर ब्लैक सी से होते हुए भूमध्य सागर पहुंचा था। रूस का आरोप है कि इस हमले को ओडेसा पोर्ट से यूक्रेन ने अंजाम दिया। यूक्रेन ने हमले के लिए कामिकाजे ड्रोन भेजे। रूस ने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस हमले को ओडेसा में तैनात ब्रिटिश नेवल कमांड के इशारे पर यूक्रेन की SBU यूनिट ने अंजाम दिया। रूस ने अब ब्लैक सी के बैंक पर बसे यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर बहुत बड़ा हमला किया है। ओडेसा के आसमान पर रूस के सैकड़ों स्वार्म ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। रूस ने ओडेसा पर ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया है। ओडेसा अटैक में 8 लोग मारे गए हैं और 27 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। सबसे ज्यादा तबाही एक पैसेंजर बस में हुई है, जो मिसाइल अटैक की चपेट में आ गई है। बस जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बस में बैठे पैसेंजर के साथ क्या क्या हुआ होगा।
हाल के दिनों में ओडेसा पर रूसी हमले बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं से रूसी ऑयल टैंकर को ज़ेलेंस्की निशाना बना रहे हैं। यह हमला सबसे बड़ा है। ओडेसा के कई इलाकों में आग के शोले उठ रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, चीख पुकार मची हुई है। 13 दिसंबर को जब रूस ने ओडेसा पर हमला किया था, तब से अब तक बहुत बड़े हिस्से में बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। अब और हालत खराब हो गई है। जो रूसी बमबारी और मिसाइल हमलों से बच गए वो ठंड से मर रहे हैं। रूस हमलों में लगातार ग्लाइड बमों का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी फाइटर जेट ग्लाइड बम लॉन्च कर रहे हैं। टर्बो इंजन वाले ग्लाइड बम 250 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को तबाह कर रहे हैं। डोनबास के बाद पुतिन का सबसे ज्यादा ध्यान ओडेसा पर है। पुतिन अगर ओडेसा पर कब्जा कर लेते हैं तो यूक्रेन समंदर से कट जाएगा। अगर यूक्रेन समंदर से कट गया तो फिर नाटो देशों के लिए हथियार पहुंचाना, यूक्रेन के लिए अपना सामान दूसरे देशों तक पहुंचाना बिना रूस की परमिशन के असंभव होगा। पुतिन की इस रणनीति का जवाब ज़ेलेंस्की के पार्टनर कैलिनग्राड से देना चाहते हैं। कैलिनग्राड रूस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक प्रांत है जो मेनलैंड से दूर है। यह रूसी राज्य पोलैंड, लिथुआनिया से घिरा हुआ है। बेलारूस से एक रास्ता सड़क मार्ग से इसे कनेक्ट करता है। अगर लिथुआनिया और पोलैंड इस रास्ते को रोक लेते हैं तो यहाँ ट्रकों और वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। फिर रूस को यहाँ तक पहुँचने के लिए बाल्टिक सागर के रास्ते जाना पड़ता है। पुतिन ने बहुत ही कड़े लहजे में कहा है, अगर कैलिनग्राड को रूस से अलग करने की साजिश हुई तो फिर यूरोप में महातबाही को कोई रोक नहीं सकता। पुतिन ने इसी वजह से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल ओरेश्निक सबसे पहले बेलारूस में तैनात की है। इस मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप है। पुतिन पहले से ही यूरोपीय देशों पर रूसी फंड को लेकर खफा है। यूक्रेन को $90 बिलियन की मदद देने के लिए यूरोपीय यूनियन में ज़ेलेंस्की के दोस्त देश रूसी फंड पर लोन लेना चाहते हैं। पुतिन इसे डकैती कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब वक्त बदलेगा इसकी कीमत यूरोप से वसूलेंगे। चोरी तो तब होती है जब कोई इसे चुपके से करता है और वो ऐसा खुलेआम करते हैं, इसीलिए ये डकैती है। वो ऐसा करने में सफल क्यों हो जाते हैं? लुटेरों के लिए इसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। ऐसा करना सच में बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कहते हैं वो ऐसा लूटेंगे नहीं, इसे लेंगे नहीं। मकसद हमारी संपत्तियों का इस्तेमाल करके क्रेडिट बनाना है। रूस यूक्रेन के बीच 2022 में लड़ाई डोनबास को लेकर शुरू हुई थी। वो 90% पुतिन के कब्जे में है। सवाल सिर्फ 10% का है। ज़ेलेंस्की इसे नाटो की मदद से वापस जीतना चाहते हैं। इसीलिए पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त बहुत भीषण लड़ाई चल रही है। रूसी सेना एक एक गांव, एक एक शहर कोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ओस्कोल रिवर को रूसी सेना पार कर चुकी है। कोपियांस्क में यूक्रेन की 15 बटालियन को रूस सर्कल में घेर चुका है। यहाँ 3500 यूक्रेनी सैनिक रूसी घेरे में फंस चुके हैं।